चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0 comma 0 and whose differential equation is y dash is equal to e raised to x into sin x। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। व्हाट्स प्रॉब्लम है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 comma 0। हमको उस कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 0 comma 0 पॉइंट से पास होता है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। whose डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y डैश इज इक्वल टू e रेज़ टू x sin y डैश का मतलब dy by dx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हमको उस कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 0 comma 0 से पास होता है, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन आपको निकालना है पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसके अंदर तो एक कांस्टेंट c आएगा, उसको अपन इक्वेशन दे देंगे, वो कर्व का इक्वेशन होगा और कर्व का इक्वेशन जनरल सोल्यूशन ही रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस जनरल सोल्यूशन को या उस कर्व को 0 comma 0 से पास करा देंगे, मतलब x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रख के सॉल्व करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी और इस c की वैल्यू को उठा के वापस आप उस कर्व के इक्वेशन में रख देंगे तो वही आपका कर्व का फाइनल आंसर हो जाएगा, वही आपका उस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है और वो 0 comma 0 से पास हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में भी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 0 0 रख के सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू उठा के कर्व के अंदर रख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को ले लेता हूं। y डैश इज इक्वल टू e रेज़ टू x इनटू sin x, ऐसा हो गया, ऐसा है, विच एम्प्लाइज इस y डैश को हम dy बाई dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू e रेज़ टू x इनटू sin x। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया अपने पास में, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये पूरी x वाली टर्म है तो इसको f ऑफ x बोल सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बना dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x। अब आपको ये पता ही है कि dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x वाले इक्वेशन को कैसा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, वही आपका कर्व आ जाएगा, उसके अंदर c आएगा, उस कर्व को आप 0 comma 0 से पास करा के c की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू उसके अंदर उठा के रख देंगे तो कर्व का इक्वेशन आ जाएगा जो 0 comma 0 से पास। तो इधर e रेज़ टू x sin x से ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो, विच एम्प्लाइज dy इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इनटू sin x और ये dx। अब देखो इधर dy आ गया इधर dx आ गया तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रल ऑफ dy हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू sin x और ये dx। अब यहां देखो ये dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, ये e रेज़ टू x इनटू sin x dx, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए अपने को फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो आइलेट की हेल्प से हम फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। आइलेट, देखो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्या, है, sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लो तो बचा वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये dy का इंटीग्रेशन y हो गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रख देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल dx। तो फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू x dx और ये पूरे का dx। ये मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रख दिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, विच एम्प्लाइज इधर y है इज इक्वल टू
ये साइन एक्स एज इट इज, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और ये डी एक्स। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये ई रेस टू एक्स को पहले लिख लो, इनटू साइन एक्स माइनस, अब यहाँ देखना, यहाँ फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो उसके लिए फिर से फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसी आइलेट की हेल्प से सपोज कर लो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, तो cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और e रेस टू x को सेकंड फंक्शन। एक बार फिर से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लो, ये माइनस को बाहर रहने दो, यहाँ ब्रैकेट में ले लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू एक्स डी एक्स और ये पूरे का डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। चलिए इसको सॉल्व कर दो। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस, ये माइनस साइन का इंटू भी कर देता हूँ मैं अंदर, तो ये माइनस cos x और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू एक्स ही होगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब विच एम्प्लाइज y is equal to e raised to x sin x माइनस e raised to x into cos x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर लिख दो माइनस, इंटीग्रल ऑफ e raised to x को पहले लिख लो into sin x dx। देखो ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया अपना e raised to x sin x, ये था e raised to x इंटीग्रल ऑफ e raised to x sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dy या y के इक्वल है, यहाँ पे i नहीं है, यहाँ पे y है ना। देखो ये y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e raised to x sin x dx, तो इसके प्लेस पे अपन y लिख सकते हैं और सामने माइनस है तो ये माइनस y हो जाएगा। विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ से e raised to x कॉमन निकाल लेते दोनों में से, e raised to x कॉमन निकाल लेते sin x माइनस cos x और ये माइनस y हो गया, इसको मैंने y लिख दिया, ये वाला, ये ई रेस टू एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल ऑफ dy के इक्वल और इसकी वैल्यू y है, तो y लिख दिया। माइनस y को इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस y हो जाएगा, y प्लस y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन के साइन हट गए आपके, देखो यहीं पे हट गया आपका इंटीग्रेशन का साइन, यहीं पे आप प्लस सी लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन हटने के बाद में प्लस सी लगाते अपन, ये प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज y प्लस y 2y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो ये कर्व आ गया अपना, अब ये जो कर्व है ये 0,0 से पास हो रहा है, तो 0,0 इसके अंदर पुट कर देते हैं x और y के प्लेस पे, और इससे c की वैल्यू निकाल के इसी के अंदर रखते हैं। इसको एक इक्वेशन दे दो, इट पासेस थ्रू पॉइंट 0,0, इट पासेस थ्रू जीरो कॉमा जीरो, ये 0,0 से पास हो रहा है तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखो, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू साइन 0 माइनस कॉस 0 और प्लस सी। 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो गया, ई रेस टू 0 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 प्लस सी। और सॉल्व कर दो तो ये 0 है इधर, 1 का इंटू -1 में करेंगे तो ये -1 और प्लस सी, -1 को इधर शिफ्ट कर लो तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये c की वैल्यू आ गई 1,
अब इस c की वैल्यू को उठा के अपन यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट? ये 2y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी के प्लेस पे 1 रख दो। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी के प्लेस पे 1। इस 1 को आप चाहे तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं, which implies 2y minus 1 is equal to e raised to x into sin x minus cos x. बस, it should be the required solution of given differential equation which passes through 0, 0. ये उस कर्व का इक्वेशन है जो 0, 0 पॉइंट से पास हो रहा है। आंसर दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन, 2y minus 1 is equal to e raised to x into sin x minus cos x। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है ये पूरी मेहनत करा लेगा आपसे, पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवा लेगा। सारा इंटीग्रेशन जितना अपन ने पढ़ के रखे हैं वो भी यूज़ हो जाएगा और कहीं कहीं पे डिफरेंशिएशन का भी यूज़ हो जाता है। नाम ही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों का मिक्सचर है वो, इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन तो कम यूज़ होता है लेकिन इंटीग्रेशन अच्छा खासा यूज़ हो जाता है उसके अंदर। देखिए आप देखने से पता चलेगा आपको, अभी क्वेश्चन की है अपन ने, तो कुल मिला के ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं ये वाली, ये सारी की सारी ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को शो कर रही है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री आ रहा है। ये 1 आया इसके अंदर, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट देखो इसमें कहीं भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन में आता है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy into dy by dx is equal to x plus y into y plus 2, find the solution curve पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। देखिए आपको एक सोल्यूशन कर्व फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो 1, -1 से पास हो रहा है। सेम क्वेश्चन है जैसा 15 किए थे वैसे ही। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c। उस इक्वेशन को इस 1, -1 से पास करा के c की वैल्यू निकाल देंगे और वापस इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू रख देंगे तो आपका सोल्यूशन कर्व आ जाएगा जो इस पॉइंट से पास होगा। चलिए मैं पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ। xy dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2। अब देखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सामने रहता है तो सबसे पहले अपन ये चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अपने पास में भी अभी तक अपन ने जितना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पास में 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक है dy by dx is equal to f of x, एक है dy by dx is equal to f of y और एक थर्ड वाला है dy by dx is equal to f of x into f of y। ये 3 में से कोई एक बनना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ भी बने, अपने को मतलब नहीं है उससे, अपने को लेफ्ट साइड में केवल dy by dx चाहिए। तो देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे dy by dx है और साथ में xy भी है, तो इस xy को इंटू में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, which implies इधर आपको केवल dy by dx लिखना चाहिए। dy by dx is equal to x plus 2 into y plus 2 upon xy। अब देखो इधर dy by dx आ गया, इधर f of x के प्लेस पे x plus 2 upon x बोल लो और f of y के प्लेस पे y plus 2 upon y बोल लो। मतलब ये f of x into f of y के फॉर्म में है। और आपको पता है कि जब f of x into f of y के फॉर्म में dy by dx हो तो सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। कर दो वेरिएबल को सेपरेट। तो देखो इधर dy है, ये y वाली टर्म को इधर ले आते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये y ऊपर चला जाएगा, y plus 2 नीचे आ जाएगा। ये y को ऊपर कर लो, y plus 2 को नीचे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये dy इज इक्वल टू dx को इधर करना है, x वाली टर्म x plus 2 और अपॉन x और ये dx। देखो मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, dy वालों को y के साइड, y वालों को dy के साइड कर दिया और x वालों को dx के साइड कर दिया। अब मुझे यहाँ dy दिख रहा है, इधर dx दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूँ। तो मैं इसको भी इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स कर रहा हूं मैं इसको, दोनों साइड इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ y अपॉन y plus 2 dy
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस टू अपॉन एक्स dx। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन के साइन लगा दिया। अब इसको देखो, ये y अपॉन वाई प्लस टू, ये y अपॉन वाई प्लस टू दिख रहा है। नीचे दो टर्म है, ऊपर एक टर्म है। इसमें तो नीचे एक टर्म है, ऊपर तो इसको तो अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो ये तो आसानी से हो जाए। अब ये इसको सोचो, अब अपन इसको कैसा सॉल्व करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर को टी पुट करें तो ऊपर वाला नहीं आएगा, y का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है 1 1 डिग्री, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हम पार्शियल फ्रैक्शन से ना करके हम क्या करते हैं, जैसा डिनोमिनेटर में वैसे न्यूमरेटर को बना देता हूँ। उसके लिए मुझे केवल +2 करना है, और +2 करूंगा तो -2 और करके उसको डिवाइड कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। और इधर तो अपन दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। दिक्कत कब रहती है, जब ऊपर एक ही टर्म है और नीचे दो टर्म, ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म है, तो उसको आसानी से अपन डिवाइड कर सकते। चलो, तो मैं लेफ्ट साइड को बना रहा हूं आपका y प्लस टू जैसा। तो विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ, नीचे y प्लस टू है, इसको भी मैं y प्लस टू बना रहा हूँ, तो y प्लस टू कर दिया मैंने और -2 कर दिया, और ये dy इज इक्वल टू, इधर मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, x को डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा, +2 अपॉन x, और ये dx। अब ये y प्लस टू को और ये 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो y प्लस टू से, विच एम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ y प्लस टू को y प्लस टू से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये dy, -2 को बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस टू dy, अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू 1 का सीधा सीधा इंटीग्रेशन अपने पास में x के रिस्पेक्ट में 1 dx का x, प्लस 2 कांस्टेंट है सामने, 1 अपॉन x हो गया, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x, log mod ऑफ x। और नहीं तो जब पूरे हट जाएंगे तब भी लगा सकते, वैसे इधर का हट गया तो लगा दो यहाँ पे से। इसको भी सॉल्व कर लो, 1 dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, माइनस ये 2 सामने है, 1 अपॉन वाई प्लस टू का y के रिस्पेक्ट में log mod ऑफ y प्लस टू हो जाएगा, log mod ऑफ y प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस टू log mod ऑफ x प्लस, आगे भाई ऐसा। अब और थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये log वालों को एक साइड कर लेता हूँ मैं, और ये x को इधर कर देता हूँ, ये log वालों को एक साइड कर लेते तो फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज ये y और ये वाले x को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो -x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 log mod ऑफ x है, ये 2 log x लिख देता हूँ। देखो, ये mod ऑफ x है, x की वैल्यू 1 गिवन है, ये 1 -1 किस चीज को शो कर रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और जब आपको पता चल जाता है कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आती है तो मॉड का साइन हटा देते, मैंने हटा दिया। ये -2 log y प्लस टू को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, 2 आ गया log, और ये वाले मॉड के साइन को देखो, ये y प्लस टू है, y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे, +2 -1 +2 करेंगे तो भी +1 आएगा, अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ रही, तो ये वाले मॉड को भी मैं हटा देता हूँ। अपने को मौका मिल जाए हटाने का तो हटा दो, +c, देखो कुछ छूटा तो नहीं, x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट किया। अब इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यहाँ फॉर्मूला बन जाता है, उसके बाद फिर अपन इसको इस पॉइंट से पास करा दें। y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा log x प्लस log y प्लस टू और प्लस c, विच एम्प्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 2, यहाँ देखो log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी बन गई आपकी, फॉर्मूला बन गया log m इंटू n, इसको बोल सकते हैं log m के प्लेस पे x इंटू n के प्लेस पे y प्लस टू और प्लस c। ये वाले 2 को मैं यहाँ पावर में कर देता हूँ, इसकी भी पावर हो जाएगी और इसकी भी पावर हो जाएगी, विच एम्प्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू log, देखो ये पूरे की पावर में लगाएंगे अपन यहाँ पे, है ना, तो ये x का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस टू होल स्क्वायर। देखो ये दो जगह नहीं गया है, ये गया एक ही जगह है 2 यहाँ पे, ऐसा
log m रेज़ टू r। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो x का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, log सामने का सामने ही, ठीक है। और प्लस, बस ये आ गया अपना एक इक्वेशन, ये कर्व का इक्वेशन आ गया जो जनरल सोल्यूशन को शो कर रहा है। लेकिन अब ये जो कर्व है ये एक पॉइंट -1 कॉमा -1 से पास हो रहा है, तो उससे इसको पास करा देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू को इसके अंदर उठा के रखेंगे। मैं इसको अगले पेज में लेता हूँ। इट पासेस थ्रू 1 कॉमा -1, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा -1। देखिए ये जो कर्व है ये 1 कॉमा -1 से पास हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है पासिंग थ्रू पॉइंट 1 कॉमा -1, इससे पास करा दो। x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -1 रख दो, तो ये -1 माइनस x के प्लेस पे 1 रखेंगे इज इक्वल टू लॉग x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू y के प्लेस पे -1 रखेंगे तो ये -1 प्लस 2 स्क्वायर और प्लस, करो इसको सॉल्व, ये -2 हो गया इज इक्वल टू लॉग, यहाँ देखना 1 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 -1 करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1, log 1 हो गया प्लस c विच एम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 होती है प्लस c, तो c इज इक्वल टू -2। देखो ये c की वैल्यू आ गई -2। अब इस c की वैल्यू को उठा के अपन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y minus x is equal to log x square into y plus 2 whole square और -2, c के प्लेस में यहाँ -2 है, ये -2 को इधर शिफ्ट कर लो, y minus x plus 2 हो जाएगा इज इक्वल टू log x square into y plus 2 whole square। बस it should be the required solution curve of given differential equation। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कर्व है जो 1 कॉमा -1 पॉइंट से पास हो रहा है। आ गया ये पर्टिकुलर सोल्यूशन विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी था उसकी वैल्यू निकाल के रख दिए इस पॉइंट के थ्रू 1 कॉमा -। देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए अपन ने ऐसे, पहला क्वेश्चन किया, अब दूसरा क्वेश्चन। जब दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। ऐसे जब 2-4 क्वेश्चन किसी टॉपिक के ऊपर करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कैसे करना है ना। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। संतरा नाम सुने आपने, संतरा खाए भी होंगे है ना, नहीं तो फिर मैं किसी दिन खाऊंगा, दिखाऊंगा आपको कैसा रहता, खाए होंगे वैसे नहीं। तो संतरे खाते हैं अपन, संतरे के जो झाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, जिनके खेत में वो पेड़ होते हैं, जिनके बगीचे में होते हैं, उसको कितनी मेहनत करना पड़ता है, एक एक पेड़ को बहुत वो करते हैं, एक एक पेड़ के ऊपर काम करते हैं, छोटे से उसको बड़ा करते हैं, फिर उसमें संतरे लगते हैं ना, बहुत मेहनत लगती। तो ऐसे ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कवर करना, तो आपको एक एक क्वेश्चन पे काम करना पड़ेगा। और एक भी क्वेश्चन को यदि आपने हल्के में ले लिए, उसको बराबर आपने किए नहीं उसके ऊपर काम, तो संतरे का जो बगीचा रहता है उसमें अगर उसने हर एक पेड़ के ऊपर उसको बराबर काम करना उसके मालिक को या जो भी है, तब उसमें अच्छे संतरे लगेंगे। और नहीं तो उसको खाद ही नहीं दे रहा है, पानी नहीं डाल रहा है, तो सूख जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन पे काम करना है। अब कितना अच्छे से आप काम करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसा आप काम करेंगे वैसे उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आए। देखो हमारे बगीचे में तो हम मस्त काम करते हैं, बिल्कुल चकाचक कर रहे हैं ना, देखो रिजल्ट भी कैसा आ रहा है एकदम। तो जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो मैं तो ये मैथमेटिक्स को संतरे का एक बगीचा ही समझता हूँ। लेकिन ये बगीचा ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लगा लगाया बगीचा दिख रहा है। ये बगीचे को जब से उसका बीज लगाए तब से वो पेड़ पौधे, पेड़ बना, वो पहले पौधा था फिर पेड़ बना, फिर उसके ऊपर फ्रूट्स लगे, संतरे लगे, इस हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उसमें कितनी मेहनत लगती है आपको पता होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से मेहनत करिए। और मार्केट में फिर जब वो मार्क्स मिलेंगे आपको मैथमेटिक्स के, तो वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे कि आपने कितने बजे रात तक काम करे मैथमेटिक्स के ऊपर। हर दिन आप 1 घंटा पढ़ते थे कि 2 घंटे पढ़ते थे। सुबह आप एकदम स्कूल जाने के टाइम पे 7:45 बजे बिस्तर से बाहर निकलते थे कि पहले से 3 बजे रात से उठ के पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें काउंटिंग में आपको पता चल जाएगी जब रिजल्ट आएगा, मतलब जब बगीचे का संतरा जब बिकेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगा, है ना। कहीं के कहीं एग्जाम्पल, हाँ नहीं, कहीं के कहीं नहीं है वो, सही है वो।
वो समझने वाले को इशारा कर रहे हैं हम कि समझो, मतलब हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है कि आपके स्कूल में प्रेयर 8 बजे होती है तो आपको पौने 8 बजे बिस्तर से उठना है और 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है। आप 2 बजे रात को, 3 बजे रात को पढ़ने के लिए उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं, इधर देर रात तक 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 1 बजे तक पढ़ सकते हैं। छुट्टी के दिन आप इधर उधर घूमने में अपना टाइम वेस्ट ना करके पढ़ाई पे 2 3 4 घंटे ज्यादा दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। वही है, संतरे के बगीचे में काम करना है, कितना काम करते हैं आप। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा, क्वेश्चन में वो चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले वो सीधा सीधा जनरल सोल्यूशन पूछ रहा था, उसके बाद उसने पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा, अब उसके बाद में वो कोई सोल्यूशन नहीं पूछ रहा। अब आपको पीछे की चीज समझ में आएगी, जनरल सोल्यूशन भी निकालो बेटा, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालो, और पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको पॉइंट दे रहा है। वही ये क्वेश्चन में कर रहा है। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। और ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहती है, वर्ड्स प्रॉब्लम ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स रहती है, मतलब जो चीज आप सीख लिए आपने उनको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी रहती है ये वर्ड्स में लिखी रहती है और इसके ऊपर काम ज्यादा करना पड़ता है, और इस टाइप की क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं और बड़े मार्क्स के आते हैं। देखते हैं ना आप, लिखा वाला पेपर ज्यादा रहता है। चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। आपको कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो आप समझ लो कर्व का इक्वेशन आपका जनरल इक्वेशन जैसा आता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, जो इस पॉइंट से पास होगा, जैसा अभी पास हो रहे थे 2 क्वेश्चन में। गिवन दैट एट एनी पॉइंट, अब एक नई चीज दे दिया उसने, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व। वो जो कर्व का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है उसके ऊपर एक पॉइंट होगा x, y, कहीं पे भी होगा, कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो एक पॉइंट है x, y। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट किसके साथ में, y कोऑर्डिनेट के साथ में, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल दिया हुआ है। देखिए ये पॉइंट कर्व के ऊपर है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी, आपको बता दूं मैं, एक कोई कर्व है आपका, यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसी जाएगी, टेंजेंट कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x, y पॉइंट के ऊपर, ये dy/dx होता है। dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। देखिए इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको इसलिए हो सकती है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, रीजन इज बिकॉज कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको, या आप पढ़ रहे थे उस वक्त में, उसमें एक टॉपिक था नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट वाला जो टॉपिक है वो इस साल के सिलेबस से हट चुका है, हट गया है। इसलिए आपको मैंने ज्यादा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में आपको एकदम पहली बार ही मिल रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां पे आता था नॉर्मल एंड टेंजेंट के अंदर, तो वो अपन ने पढ़े नहीं, वो इसलिए नहीं पढ़े कि वो सिलेबस से हट गया। तो अभी आप इतना याद रखिए कि कोई पॉइंट x, y है, उसके ऊपर जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो dy/dx के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और y कोऑर्डिनेट आपका y है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इनटू y इज इक्वल टू किसके इक्वल, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, ये x के इक्वल, ऐसा दिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में आ जाएगा, फिर अपन इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसा सॉल्व करते हैं वैसा ट्रीटमेंट लगा के y की वैल्यू निकालेंगे या का सोल्यूशन कर्व निकालेंगे, तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy/dx दिख रहा है, एक कांस्टेंट c आएगा, उसको अपन इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, और वो जो इक्वेशन 1 है वो 0, -2 से पास हो जाएगा, 0, -2 से उस कर्व को आपको पास करा देना। तो जैसा अपन अभी पास करा रहे थे ऐसा पास कराएंगे, और उससे वापस आपको सी की वैल्यू मिलेगी, और सी की वैल्यू मिलने के बाद इसको उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो जैसा अभी आपका आंसर आया था ऐसा आंसर आ जाएगा। तो इसमें अभी तक क्या हो रहा था, दो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन वो बना के दे रहा था कि इस कर्व से पास, और ये उसका डिफरेंशियल है। अब इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने मन से बनाना है, मन से मतलब मन से नहीं बनाना, मतलब जो लिखा उसकी कंडीशन को अप्लाई करके आपको बनाने में एकदम आसानी से बताता हूँ, तो वो इक्वेशन बन जाएगा आपका, और फिर सॉल्व ऐसे ही करना है जैसा अपन ने अभी पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊंगा मैं पहले, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है,
कि given that at any point xy on the curve के ऊपर ये पॉइंट है, the product of the slope of its tangent and y coordinate is equal to the x coordinate. Slope of tangent, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, slope of tangent at x comma y into y coordinate is equal to x coordinate. देखिए ये कंडीशन दी हुई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा इनटू, ये प्रोडक्ट के लिए इनटू का साइन लगाया, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स. तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, अगर एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और इसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप आपको निकालना है, तो इसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स होगा. ये हो गया dy बाई डी एक्स इंटू वाई कोऑर्डिनेट को आप y बोल देंगे, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट को आप x बोल देंगे. ये बन गया इक्वेशन बना. अब देखो इक्वेशन आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स. तो अपने को इक्वेशन कैसा चाहिए, एक साइड में अपने को केवल dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं dy बाई डी एक्स कहीं छोड़ता हूँ और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर करता हूँ. फिर अपन चेक करेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. अपने को इक्वेशन का फॉर्मेट पता चल जाएगा और फिर उसको जैसा सॉल्व करते वैसा सॉल्व करके कर्व निकालेंगे, जो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, जनरल कर्व आएगा उसमें c आएगा, उसको अपन 0,2 पॉइंट से पास करा देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी और वो c की वैल्यू उठा के उसके अंदर रख देंगे. चलिए इसको देखो, ये dy बाई डी एक्स में ही रहने देता हूँ, y को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करता हूँ, इनटू में है वो, तो विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन y. अब देखो इधर dy बाई डी एक्स आ गया, इधर एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे x और एफ ऑफ वाई के प्लेस पे 1 अपॉन वाई. ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के फॉर्म में आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई. ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहलाता है. तो बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, x वालों को dx के साइड कर दो और y वालों को dy के साइड कर दो. बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करो, y को इधर dy के साइड कर दो, dx को इधर कर दो, y dy इज इक्वल टू x dx. देखो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिख रहा था आपका, एकदम से टूट के खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, बचा क्या कुछ. अब देखो यहाँ dy दिख रहा है, यहाँ dx दिख रहा, तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लो. इंटीग्रल ऑफ y dy हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x dx. y dy का इंटीग्रेशन बता सकता कोई बच्चा मुझे, क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2. गुड, y स्क्वायर अपॉन 2. और x dx का भी बता पाएंगे आप, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. हो गया. अब ये देखो एक कर्व आ गया c के फॉर्म में, इसको इक्वेशन बन दे दो. अब ये जो कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, माइनस, इससे पास हो रहा है, इससे पास करा देते तो सी की वैल्यू आ जाएगी. इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -2. कराओ उसको सेटिस्फाई, एक्स के प्लेस पे 0 रखो, वाई के प्लेस पे -2. तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स के लिए 0 रखें, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2 और प्लस. इसको सॉल्व कर लो, ये 2 2 जा 4, 2 टाइम कैंसिल हो गया, 0 अपॉन 2 तो 0 का, c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. क्या आएगा, c इज इक्वल टू 2 आएगा भाई, c इज इक्वल टू 2. ये c की वैल्यू आ गई 2. अब इस c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन है y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2. इसको 2 से इंटू कर देते हैं तो ये नीचे वाले 2 हट जाएंगे. मल्टीप्लाइंग बाय 2
तो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, टू टू कैंसिल हो गया, प्लस 4। बस ये एक्स स्क्वेयर को चाहो तो इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन कर्व या सोल्यूशन कर्व बोल सकते हैं, पासिंग थ्रू 0,-2 से पास भी हो रहा है और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। बस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आंसर देख के संतुष्टि कर लेंगे सही है कि नहीं, तो बताइए आपके मतलब सही बताते हैं। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए कोई जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम है, अगर वो किसी कभी कभी क्या होता है वर्ड्स प्रॉब्लम एकदम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा लिखा रहता है कि आपको सीधा सीधा समझ में आता है। कभी कभी चीजें थोड़ी सी घुमा फिरा के लिखी रहती है, तो उसको समझना पड़ता है, उसको समझ के फिर आप सही कंडीशन में वैल्यू रखो तो सही चीज आपको मिलेगी, सही इक्वेशन मिलेगा, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधे नहीं रहते, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा नहीं, आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसा अपन वो निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालें, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आपको समझता है, और फिर आपको इक्वेशन दिख गया तो उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व। देखिए एक कर्व है, उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट आप एक्स कॉमा वाई पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx हो जाएगी। इस ट्वाइस, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल। इस ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ट्वाइस है किसकी, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3। ये वाले -4, -3 पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लाइन जो है वो टेंजेंट को टच करती है। लाइन और टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, यहाँ एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से होती हुई ये टेंजेंट जा रही है, ये जो पॉइंट आपका जो लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ये एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई वाला पॉइंट है, और इसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को एक दूसरा पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे -4, -3 ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये मिला, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, और ये पॉइंट -4, -3 को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट ये मिला। इसका स्लोप क्या होगा, ये जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से भी आपको एक स्लोप मिलेगा। याद करो 11th क्लास के अंदर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप होता था, दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला रहा हूं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप है m, और इस स्लोप m को ही अपन dy बाई dx भी बोल सकते हैं। तो अपने पास में एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, इस फॉर्मूले का यूज करके स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट निकालेंगे, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे, और इस लाइन सेगमेंट के स्लोप को ये जो आपके टेंजेंट का स्लोप है dy बाई dx उससे ट्वाइस रख देंगे। मतलब क्या होगा कि dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट। तो मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लेता हूं ये वाले फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू अपॉन x2 माइनस x1 से, और फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस x, y पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो अपन स्लोप निकालेंगे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, बस इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो एक जनरल सोल्यूशन मिलेगा, सी के टर्म में मिलेगा, फिर उसको एक इक्वेशन दे देंगे, और वो जो कर्व होगा आपका वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1, फिर उसको -2, 1 से पास करा के सी की वैल्यू निकालेंगे, और सी की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन में रखेंगे। इतना काम आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो मैं पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये है,
और ये एक पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालता हूँ। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट joining point of contact, ये पूरा लिख भी दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x, y टू द पॉइंट कौन सा पॉइंट, -4, -3 will be m is equal to y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है, 11 क्लास में आप जाके देखेंगे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप इस फॉर्मूले से निकलता है। तो आप देखो, ये x, y को x1 y1 ले लो और -4, -3 को x2 y2 लेके इस फॉर्मूले से आप इसकी स्लोप निकाल लो। ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा आपका y2, ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो y2 की वैल्यू -3, माइनस y1 की वैल्यू y अपॉन x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू x। यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन निकाले तो 3 + y, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये 4 + x, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, m इज इक्वल टू आ गया 3 + y अपॉन 4 + x। देखिए ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, m को स्लोप कहते हैं। अब ये आपका दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy by dx, किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स। तो अपन ने ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स निकाल लिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके dy by dx को लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy by dx एट पॉइंट x, y इज इक्वल टू 2 × m। ये है वो कंडीशन। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx एट x, y के ऊपर dy by dx है, ये ट्वाइस है किसका, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है ये निकाले अपन ने 3 + y अपॉन 4 + x। तो इसको अपन यहाँ m के प्लेस पे रखते हैं बस। तो विच एम्प्लाइज dy by dx is equal to 2 into 3 + y अपॉन 4 + x। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका, dy by dx is equal to 2 into 3 + y अपॉन 4 + x, है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy by dx is equal to f of x है, dy by dx is equal to f of y है, या dy by dx is equal to f of x into f of y। देखो dy by dx इधर है, इसको आप f of y बोल लो 3 + y को, और 1/4 + x को या 2/4 + x को f of x बोल लो। तो ये f of x into f of y के फॉर्म में, मतलब बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का यूज करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन के। तो वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं बस। अगले पेज में ले लेता हूं मैं, चलिए, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, करो सेपरेट। देखो इधर dy है, ये 3 + y को नीचे ले आता हूं और ये dx पे इधर कर दो 1/3 + y, और ये dy इज इक्वल टू ये 2/4 + x और ये dx। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हो गए सेपरेट वेरिएबल, y वाले dy के साइड आ गए, dx आपका x वालों के साइड चला गया। अब यहाँ dy है, इधर dx से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग on both the sides, दोनों साइड्स को आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + y dy इज इक्वल टू 2 को बाहर कर लो,
1 अपॉन इंटीग्रेशन 4 प्लस एक्स dx, विच एम्प्लाइज 1 अपॉन 3 प्लस वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log mod ऑफ 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 सामने है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस एक्स का log mod ऑफ 4 प्लस एक्स। देखो x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी आपका y का कोफिशिएंट 1 था इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी लगा दो। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये मॉड के साइन को हटा भी देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये लॉग, ये 3 प्लस वाई मॉड के अंदर देखो y की वैल्यू गिवन है आपको, इस पॉइंट से पास होगा तो y की वैल्यू 1 है और x की -2 है, तो y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड हटा दो तो 3 प्लस वाई इज, और ये वाले -2 लॉग मॉड ऑफ 4 प्लस एक्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 लॉग, अब ये वाले मॉड के साइन को देखो 4 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 यदि आप यहाँ रखेंगे एक्स के प्लेस पे तो 4 - 2 आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये वाला मॉड भी हटा दो, ये 4 प्लस एक्स कैसे हट गया बता दिया मैंने आपको, इज इक्वल टू सी। यहाँ से ये 2 को इसकी पावर में लगा देते हैं तो ये log m माइनस log n वाला फॉर्मूला बन जाएगा, which implies log 3 प्लस वाई माइनस log ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू सी। अब ये log m माइनस log n बन गया, तो लिख सकते log m अपॉन n, log 3 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसा आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे दो आप, देखिए ये जनरल सोल्यूशन आ गया आपका। अब ये जो कर्व आया अपना, कर्व का इक्वेशन, ये एक पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2 -1 से इसको पास करा दो, इट पासेस थ्रू पॉइंट -2, -2, -1 ये, हाँ तो -2, 1 मतलब x के प्लेस पे -2 रखो और y के प्लेस पे 1 रखो, ये हो जाएगा log 3 और y के प्लेस पे रखो माइनस, y के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1 तो +1 अपॉन 4 और x के प्लेस पे -2 और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करो, log 3 + 1 4 और अपॉन 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सी। 4 से 4 को कैंसिल कर लो 1 टाइम, तो ये हो गया आपका log 1 इज इक्वल टू सी, और log 1 की वैल्यू मालूम है आपको 0, तो c इज इक्वल टू आपका 0 आ गया। आप चाहे तो लिख दो यहाँ पे सिंस log 1 इज इक्वल टू 0, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कई बार यूज कर लिए, तो c की वैल्यू आ गई अपनी 0। अब इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, log 3 + y अपॉन 4 + x स्क्वायर, 4 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू 0। अब देखो, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते लॉग के साथ में, ये जो आप कर रहे हैं, अब इधर 0 है तो इस 0 को अपन log 1 लिख लेते हैं, दोनों साइड के लॉग से लॉग को कंपेयर कर लेते हैं, which implies log 3 + y अपॉन 4 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को log 1 लिख सकते हैं। देखो कभी भी log 1 इज इक्वल टू 0 है तो 0 को अपन कभी भी log 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये log से ये log को कंपेयर कर लेते हैं, तो 3 + y अपॉन 4 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3 + y अपॉन 4 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो विच एम्प्लाइज 3 + y इज इक्वल टू 4 + x होल स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो ये 4 + x स्क्वायर को इधर लिख दो और इसको उधर कर दो, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैं कर देता हूँ, बुक वालों ने किया होगा। तो ये 4 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + y। बस दिस इज द रिक्वायर्ड solution of given equation, the equation of the curve given that it passes through -2, 1। इस कर्व से पास हो रहा है वो इक्वेशन, कौन सा, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था वो
इस कर्व से या इस इक्वेशन से पास हो रहा है। इसके अंदर देखो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 18, x+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y+3। अपन ने 3+y लिखे, उसने y+3 लिखा है। अब इतना नहीं होता मेरे से, है ना, ये आपसे होता हो तो आप लिख लो 3+y को y+3। अब इतना नहीं होता भाई हमसे, अब हमारी उम्र के हिसाब से हमसे इतना नहीं होता, आपसे अगर हो जाता है तो आप कर लो, है ना। तो देखिए आपने क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन समझ के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, सब में किए अपन ने एक ही काम है, सब में निकाले पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है।